मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो हमारे आज की गोष्ठी के अध्यक्ष महोदय हैं, इनके माध्यम से ही जो कुछ मैं अभी प्रतिपादित करने जा रहा हूँ, सब कुछ आपके माध्यम से ही मैंने सीखा है। 3 लोग, करणानि युग का विषय, और आज आपके सामने ही उसका प्रतिपादन कर रहा हूँ। जो कुछ भी हीनालिकता होगी वो बाद में आप उसको समझा देंगे। दूसरी वक्ता डॉक्टर श्रीमती सारिका भाभी जी, आप भी करणानि युग के विशेषज्ञ विद्वान हैं, और समस्त साधर्मी जन। मेरी जो विषय है वो है जम्मू द्वीप का स्वरूप। हम यदि आचार्य उमा स्वामी द्वारा लिखित तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की बात करें तो तीसरे और चौथे अध्याय में तीनों लोगों के स्वरूप की चर्चा उन्होंने विस्तार से की है। तीसरे अध्याय में प्रारंभ के जो 6 सूत्र हैं, उन 6 सूत्रों में उन्होंने अधोगति अर्थात नरक की चर्चा की है। उसके बाद तीसरे अध्याय में मध्यलोक की चर्चा की, और चौथे अध्याय में ऊर्ध्वलोक की चर्चा उन्होंने की है। जो तीसरा अध्याय है जिसमें मध्यलोक की चर्चा की है, मध्यलोक में तो असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। तत्वार्थ सूत्र का जो 7वां सूत्र है, जम्बू द्वीप लवणो दादया शुभ नामानो द्वीप समुद्र, वहां कहा कि जम्मू द्वीप आदि शुभ नाम वाले, लवण समुद्र आदि शुभ नाम वाले इस मध्य लोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। उन असंख्यात द्वीप और समुद्रों में से उसी सूत्र में यह कहा, क्योंकि वहां लिखा है ना, जम्मू द्वीप लवणो दादया शुभ नामानो द्वीप समुद्र, बहुवचन का प्रयोग किया है वहां। तो वहां केवल इतना नहीं कहा कि जम्मू द्वीप आदि नाम वाले असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, इससे ये अर्थ भी ध्वनित होता है कि जो जम्मू द्वीप है, जो लवण समुद्र है, इस नाम वाले भी असंख्यात द्वीप और समुद्र इस मध्य लोक में हैं। मतलब मध्य लोक में केवल एक जम्मू द्वीप हो ऐसा नहीं है। कितने जम्मू द्वीप हैं? असंख्यात जम्मू द्वीप इस मध्य लोक में हैं। मेरा विषय भी है जम्मू द्वीप का स्वरूप। अब आप विचार कीजिए, असंख्यात जम्मू द्वीप, और मुझे उन सबकी चर्चा केवल 15-20 मिनट के अंदर आपके सामने करनी है। बहुत संभव तो नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं हम। देखिए, जो हम बाकी के जो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, जम्मू द्वीप की बात करें तो जो असंख्यात जम्मू द्वीप हैं वो सब 2.5 द्वीप से बाहर हैं। तो यहां हम 2 प्रकार से विभाजन कर सकते हैं। एक 2.5 द्वीप के अंदर वाला जम्मू द्वीप, जो कि हमारी गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य है, और एक 2.5 द्वीप के बाहर असंख्यात द्वीप। 2.5 द्वीप के जो बाहर असंख्यात द्वीप हैं, उनकी चर्चा तो बहुत संक्षेप में इस प्रकार से की जा सकती है। उनका स्वरूप इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि वे सभी असंख्यात द्वीप जो हैं, जम्मू द्वीप जिनका नाम है, वे सभी जगन्य भोग भूमि वाले हैं। क्योंकि 2.5 द्वीप के बाहर से लेकर जो अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र और स्वयंभू रमण का जो आधा द्वीप है, वहां तक जगन्य भोग भूमि की व्यवस्था है। इसलिए जितने भी असंख्यात जम्मू द्वीप हैं, इस 2.5 द्वीप के अतिरिक्त वहां सभी स्थानों पर जगन्य भोग भूमि है, जबकि यहां ऐसा नहीं है। यहां का स्वरूप अभी हम देखने वाले हैं। और दूसरा, उन सभी जम्मू द्वीपों में और इस जम्मू द्वीप में सबसे बड़ा जो अंतर है, वो अंतर है इस जम्मू द्वीप के मध्य में एक सुमेरु पर्वत है, सुदर्शन मेरु है, जबकि उन असंख्यात जम्मू द्वीपों में वो सुमेरु पर्वत नहीं है। अब यदि हम अपने ही जम्मू द्वीप की बात करें तो हमारा जो जम्मू द्वीप है, तो सबसे पहले यदि मैं जम्मू द्वीप की बात करूं तो इसका नाम है जम्बू द्वीप। क्या नाम है? ऊपर सब लिखा हुआ, मान लीजिए कोई पहली बार भी सुन रहा हो, कभी नाम नहीं सुना हो, तो ऊपर क्या लिखा हुआ है? जम्बू द्वीप की रचना। नाम है जम्मू द्वीप। इसका ये नाम जम्मू द्वीप क्यों पड़ा, ये आप कई विद्वान लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबको ख्याल में होगा कि इसका नाम जम्मू द्वीप क्यों है। सीधा उत्तर आप लोग दे सकते हैं। क्या उत्तर देंगे भाई? कि इस नाम का वृक्ष, किस नाम का? जम्बू नाम का एक वृक्ष कहां है, उसकी चर्चा भी मैं करूंगा कि वो कहां है। इसके कारण से इसका नाम क्या पड़ा? जम्बू द्वीप।
बस इसमें इतना विशेष और याद रखना है हमें कि जम्बू वृक्ष का नाम नहीं है। अभी हमने क्या कहा कि जम्बू नाम के वृक्ष के कारण से इसका नाम क्या पड़ा, जम्बू द्वीप पड़ा। जम्बू वृक्ष का नाम नहीं है, जम्बू का अर्थ होता है जामुन। तो पेड़ किसका है कि पेड़ जामुन का है। तो पेड़ का नाम क्या है, पेड़ का नाम है सुदर्शन। पेड़ का नाम क्या है, सुदर्शन। सुदर्शन नाम का जो वृक्ष है वो किसका है, वो जम्बू का है। जम्बू माने जामुन का है। तो जिसके कारण से इसका नाम क्या है, जम्बू द्वीप है। अब ये जम्बू द्वीप का जो नाम जम्बू माने वृक्ष के कारण से रखा गया, ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो वृक्ष है, ये वृक्ष यहां आप जो देख रहे हैं जम्बू द्वीप का चित्र, इस जम्बू द्वीप के चित्र में ये विदेश क्षेत्र है। ऊपर से लेके यहां तक का जो हिस्सा है ये विदेश क्षेत्र है। इस विदेश क्षेत्र के 4 विभाजन हैं। उन 4 विभाजनों में 2 तो विदेश क्षेत्र हैं जहां से जीव मोक्ष को प्राप्त करते हैं, पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह, और 2 हैं देवकुरु और उत्तर कुरु जो कि उत्तम भोगभूमि है। तो जो देवकुरु और उत्तर कुरु है, उसमें जो उत्तर कुरु का ये आप हिस्सा देख रहे हैं, इस हिस्से में वो जम्बू नाम का वृक्ष है, जिसके कारण से इस द्वीप का नाम क्या रखा, जम्बू द्वीप रखा। आपका प्रश्न ये हो सकता है इस वृक्ष की ऐसी क्या विशेषता है कि जिसके कारण से इसका नाम जम्बू द्वीप रखा। इस वृक्ष की विशेषता यदि हम देखें तो ये जो वृक्ष है ये अनादि निधन है, शाश्वत वृक्ष है, तीनों कालों में यहाँ रहने वाला है, इसका कभी अभाव नहीं होता। अच्छा, जब भी हम वृक्ष या पेड़ की बात करते हैं तो हमें ख्याल में आता है कैसा पेड़ होगा। हमने भी बहुत पेड़ देखे हैं, तो जैसे आसपास पेड़ होते हैं क्या ऐसा ही पेड़ होगा? लेकिन वास्तव में ये ऐसा वृक्ष नहीं है। पहली बात तो हम जिनको देखते हैं वे सब कौन से कायिक हैं, वनस्पति कायिक हैं। और ये जो वृक्ष है ये कौन सा है, ये पृथ्वी कायिक है। कौन सा वृक्ष है, ये पृथ्वी कायिक है। फिर इस वृक्ष की और क्या विशेषता है कि हमने जितने सामान्य वृक्ष देखे हैं ये वृक्ष वैसा वृक्ष नहीं है। फिर कैसा है, ये जो वृक्ष है इसकी जो अवगाहना है वो अवगाहना है 8 योजन। कितनी सी है? अब आपको लगा हुआ 8 योजन है, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, वो 8 योजन कितना बड़ा है। अभी आप एक बार उसको कल्पना बस सोचना कि कितना बड़ा है वो 8 योजन। जब भी हम अकृत्रिम रचनाओं की बात करते हैं तो उन अकृत्रिम रचनाओं को हम प्रमाण योजन में लेते हैं, और जिस प्रमाण योजन को यदि किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो लगभग 6000 किलोमीटर एक ही योजन में आता है। कितना किलोमीटर आता है? 6000 किलोमीटर से भी अधिक है वो संख्या जो एक योजन में है। ये वृक्ष कितना बड़ा है? 8 योजन का है। कितना बड़ा है? अभी कितना हुआ ये किलोमीटर में? सबके उत्तर आ रहे हैं, कितना हुआ? 48,000 किलोमीटर से भी अधिक। आपको कुछ अब कल्पना में समझ में आया वृक्ष कितना बड़ा है, जिसकी ऊंचाई 48,000 किलोमीटर से भी अधिक है। इतना बड़ा ये वृक्ष, और ये वृक्ष अनादिकाल से यही है। इसका आश्रय जो है वो ये द्वीप है, इसलिए इस द्वीप का नाम क्या रखा? जम्बू द्वीप रखा। अब जरा मैं अपने मूल विषय पे आता हूं। हमें यहाँ 6 पर्वत और 7 क्षेत्रों की चर्चा करनी है। इस चर्चा को भी हमें ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि अभी नेक्स्ट आप जो चर्चा सुनेंगे वो चर्चा 2.5 द्वीप की होगी। और 2.5 द्वीप में क्या है, केवल जम्बू द्वीप का नाम बस बदला है, बाकी अंदर की जो चर्चा है, चाहे वो 6 पर्वतों की हो, 7 क्षेत्रों की चर्चा हो, ये चर्चा डबल होने वाली है उन दोनों द्वीपों में। तो यदि हमने जम्बू द्वीप नहीं समझा तो इसका मतलब वो जो चर्चा हम आगे सुनेंगे वो हमें समझ में नहीं आएगी। इसलिए भी हमें इसको ध्यान से समझना चाहिए। चलिए, इसके बाद अब मैं सबके नामकरण को नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मेरा विषय यहाँ पे रचनात्मक दृष्टि से भी है कि कहाँ किसकी रचना की गई है। तो बस एक नाम और समझाता हूं मैं। जहां हम रहते हैं उसका नाम क्या है और क्यों पड़ा। हम कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं इस स्थान पर। ये आपको दिख रहा होगा शायद, भरत क्षेत्र लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? और सबको मालूम है कि हम कहाँ रहते हैं, भरत क्षेत्र में हम रहते हैं। इसका नाम भरत क्षेत्र क्यों पड़ा? तत्वार सूत्र ग्रंथ के 3 टीका ग्रंथ हैं मुख्य रूप से। बाकी अनेकानेक सबसे अधिक टीका है तत्वार सूत्र पर ही लिखी गई हैं, लेकिन 3 जो मुख्य टीका ग्रंथ हैं उनमें जो बात इस संदर्भ में कही उनके आधार से मैं अपनी बात कहता हूं। ये जो भरत क्षेत्र है, इस भरत क्षेत्र का नाम भरत, चूंकि ये क्षेत्र अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहने वाला है, इसलिए किसी व्यक्ति विशेष के कारण से इसका नाम भरत ऐसा रखा गया हो ऐसा नहीं है। ये नाम अनादिकाल से है, स्वतंत्र नाम है, इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। एक बात तो तीनों ग्रंथों में ये आती है। दूसरी बात,
कि इसका नाम भरत क्षेत्र क्यों रखा, तो दूसरी बात इसमें यह आती है कि चूंकि इस अवसर्पणी काल में जो पहले चक्रवर्ती हुए, उन चक्रवर्ती ने क्या किया, 6 खंडों पर विजय प्राप्त की, और 6 खंडों पर जो विजय प्राप्त की थी तो उन्होंने ही सबसे पहले इन 6 खंडों का विभाजन किया, इन 6 खंडों की राज्य व्यवस्था का विभाजन किया। तो चूंकि उन्होंने सबसे पहले इन 6 खंडों की राज्य व्यवस्था का निर्धारण किया, इसलिए इसका नाम भरत क्षेत्र है। ये बात राजवार्तिक में आती है, आपको याद रहेगी ये बात कहां आती है, राजवार्तिक में आती है। एक तत्वार सूत्र की टीका का नाम आप सबने सुना होगा, श्लोक वार्तिक और है। उस श्लोक वार्तिक ग्रंथ में यह बात कही, प्रत्येक अवसर्पणी काल में जब चौथा काल आता है, तब चौथे काल में पहले जो चक्रवर्ती होते हैं, केवल अभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रत्येक अवसर्पणी काल के चौथे काल के पहले जो चक्रवर्ती होते हैं, उन चक्रवर्ती का नाम भरत होता है। चूंकि वे भरत नाम के चक्रवर्ती अनादि काल से हो रहे हैं, अनंत काल तक अवसर्पणी काल रहेगा, तब तक वे चक्रवर्ती होते रहेंगे, इसलिए इस क्षेत्र का नाम भरत क्षेत्र रखा गया। और यदि मैं अंतिम जो क्षेत्र है ऐरावत क्षेत्र, इसकी बात करूं तो इस ऐरावत नाम का एक राजा हुआ है, जिसके कारण से इस क्षेत्र का नाम ऐरावत क्षेत्र रखा गया। शेष के नामों की चर्चा करने का अभी अपने पास समय भी नहीं है, और इनके जो नाम हैं वो रौड़िक नाम है। रौड़िक का मतलब क्या होता है, जैसे रम्यक है, तो रम्यक का अर्थ होता है जहां अच्छा लगे, सुहावना जहां लगे, उसका नाम है रम्यक। इस प्रकार से इनके रूढ़ी परक नामों के यहाँ पर अर्थ किए गए हैं। चलिए अब हम बात करते हैं जम्मू द्वीप की। जम्मू द्वीप में 6 पर्वत हैं और 7 क्षेत्र हैं। बहुभाग लोगों को 6 पर्वतों के नाम भी ख्याल में होंगे और 7 क्षेत्रों के नाम भी ख्याल में होंगे। इस जम्मू द्वीप में 6 पर्वतों के विभाजन के कारण से ही 7 क्षेत्र हुए हैं। और जो 6 पर्वत हैं, वे 6 पर्वत एक बार आप इसमें देख लीजिए, ये आपको दिख रहे होंगे, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी, ये 6 पर्वत हैं। और जब किसी गोलाकार आकृति में 6 पर्वत होंगे तो क्षेत्र कितने बनेंगे, 7 क्षेत्र बनेंगे। तो भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत, इस प्रकार से ये 7 क्षेत्र यहां पर हैं। भरत क्षेत्र जो हमारा है, इसकी कुछ अधिक चर्चा मैं अंतिम समय में करूंगा। भरत क्षेत्र जो है, इस भरत क्षेत्र का जो विस्तार है वो 526 सही 6/19 योजन है। तत्वार सूत्र में भरत क्षेत्र का विस्तार देने के लिए 2 सूत्र आचार्य उमास्वामी देव ने कहे। एक में तो उन्होंने कहा कि इसका विस्तार 526 सही 6/19 योजन है, और एक सूत्र में उन्होंने कहा भरत क्षेत्र जम्मू द्वीप का 190वां भाग है। मतलब जम्मू द्वीप के यदि 190 हिस्से किए जाएं तो जो भरत क्षेत्र है वो 190वां भाग के बराबर होता है। तो ये जो 526 सही 6/19 योजन है, जो भरत क्षेत्र का विस्तार है, अब यहां से विदेह क्षेत्र पर्यंत जो भी रचना है वो सब रचनाएं डबल डबल होती जाएंगी। तो इसमें हमें यह भी विशेष याद रखना है कि भरत क्षेत्र से जो डबल है, दुगनी रचना है, वो किसकी है, अगले क्षेत्र की नहीं है, अगले पर्वत की है। अब आप यदि यहां देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा भरत क्षेत्र का एरिया अधिक है, हिमवन पर्वत का कम है, हेमवत क्षेत्र का कम है। तो अगर आपको ऐसा कदाचित लगे, वैसे यहाँ महाहिमवन को अधिक दर्शाया हुआ है, मतलब विभाजन बराबर उस प्रकार से किया गया है। कई बार चित्रों में क्या होता है, केवल पर्वतों को दिखाने के लिए लाइन मात्र खींच दी जाती है। तो यदि हम वो सोचे कि लाइन मात्र है, मतलब केवल इतना ही होगा, तो ऐसा नहीं है। भरत क्षेत्र यदि 526 योजन का है, मोटा मोटा ले हम, तो ये कितने का हुआ, 1052 योजन का हुआ। ऐसे इसको हम लगातार डबल डबल करते जाएंगे। तो हिमवन पर्वत इससे दुगना है, भरत क्षेत्र से दुगना क्या है, हिमवन पर्वत है। हिमवन पर्वत से दुगना विस्तार किसका है, हेमवत क्षेत्र का है। हेमवत क्षेत्र से दुगना विस्तार महाहिमवन पर्वत का है। महाहिमवन से दुगना विस्तार हरि क्षेत्र का है, और इससे दुगना विस्तार निषद पर्वत का है, और इससे भी दुगना विस्तार विदेह क्षेत्र का है। और विदेह क्षेत्र का जो विस्तार है, तो ऊपर का हम क्रम से आधा 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 करते जाएंगे तो वो विस्तार हमें मिलता जाएगा। या इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो नीचे का अंतिम क्षेत्र है भरत क्षेत्र, और ऊपर का जो पहला है ऐरावत क्षेत्र, इन दोनों का विस्तार बराबर है। फिर जो पर्वत है हिमवन पर्वत, और ऊपर जो पर्वत है शिखरी पर्वत, इन दोनों का विस्तार बराबर है। बीच में यहाँ विस्तार में कम अधिक नहीं होगा, एक सा रहेगा। तो ऊपर आधा होता जाएगा, नीचे डबल डबल होता जाएगा। इस प्रकार से भी हम इसको समझते हैं।
तत्वार्थ सूत्र में सूत्र आता है उत्तरा दक्षिण तुल्या। हम अभी कहाँ रहते हैं, इसकी अपेक्षा बात करें तो हम दक्षिण में रहते हैं। जब भी हम मैप को समझते हैं तो इस मैप के ऊपर की ओर हमेशा उत्तर दिशा होती है और नीचे की ओर दक्षिण दिशा होती है। तो उत्तरा दक्षिण तुल्या मतलब हम यदि हम दक्षिण मात्र को भी समझ लें तो जैसा दक्षिण का स्वरूप है वैसा ही स्वरूप उत्तर का भी होगा, ये हमें समझना होगा। दक्षिण के स्वरूप की हम चर्चा करते हैं। ये जो भरत क्षेत्र है, भरत क्षेत्र से दुगना क्या है, हिमवंत पर्वत है। भरत क्षेत्र की यदि हम चर्चा देखें, नामकरण तो मैंने आपको बता दिया। ये जो भरत क्षेत्र है, इस भरत क्षेत्र में जो चक्रवर्ती होता है वो चक्रवर्ती सबको मालूम है कि 6 खंड पर विजय प्राप्त करता है। इसका एक सेपरेट फोटो भी है, उसके माध्यम से हम भरत क्षेत्र को देख लेते हैं। तो चक्रवर्ती इन 6 खंडों पर विजय प्राप्त करता है। ये आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा आर्यखंड। हम सभी लोग कहाँ रहते हैं, भरत क्षेत्र आर्यखंडे। हम भरत क्षेत्र के आर्यखंड में रहते हैं। यह आर्यखंड है, इस आर्यखंड में हम रहते हैं। आपने 2 नदियों के नाम सुने हैं, गंगा नदी और सिंधु नदी। यदि मैं आपसे पूछूं गंगा कहाँ बहती है तो आप कदाचित कह सकते हैं बनारस में बहती है। लेकिन यहाँ जो गंगा और सिंधु नदी की बात होती है, ये गंगा और सिंधु नदी इस पद्म सरोवर से निकलती हैं। और गंगा और सिंधु नदी जो पद्म सरोवर से निकल रही हैं, ये एक सामान्य बात अभी मैं आपसे पहले कह रहा हूं, 14 नदियां हैं। नदियां कितनी हैं, 14। प्रत्येक क्षेत्र के लिए यूं समझ लीजिए कि 2-2 नदियां बटी हुई हैं, 7 क्षेत्र, नदियां 14। तो जो 14 नदियां हैं उनके जो नाम हैं, गंगा, सिंधु, रोहित, रोहिता, सहारित, हरितकांता, सीता, सीदोदा, नारी, नरकांता और सुवर्णकुला, रूपकुला और रक्ता, रक्तोदा। तो ये 14 नदियां हैं। तो इनमें जो मैंने अभी आपको नाम बोल करके दिखाए, तो इनमें जो पहला नाम था उस जोड़े में, वो पहला नाम वाली नदी इधर होगी, पूर्व की ओर होगी, और पूर्व की ओर वो लवण समुद्र में जाकर के मिलेगी। जो दूसरी नदी होगी दूसरे नाम वाली, जैसे सिंधु नदी है, तो वो पश्चिम की ओर होगी और पश्चिम की ओर से वो लवण समुद्र में जाकर के मिलेगी। अब बीच में आप देख रहे हैं कि विजयार्ध नाम का पर्वत है। क्या नाम है इसका, विजयार्ध। इसका नाम विजयार्ध क्यों है, विजय प्लस अर्ध। चक्रवर्ती यहां तक पहुंचने तक अपनी आधी विजय पूरी कर चुका होता है। 6 खंड हैं, एक आर्यखंड और 1 2 3 4 5 ये मलेच्छ खंड। तो चक्रवर्ती इन 5 मलेच्छ खंड, विजयार्ध पर्वत और आर्यखंड, तो विजयार्ध पर्वत और मलेच्छ खंड, आर्यखंड, इन सब की जो विजय करनी है उसको, तो उससे पहले यहाँ ऊपर ना जाने की पहले यहां तक वो अपनी आधी विजय पूरी कर चुका होता है, इसलिए इसका नाम है विजयार्ध पर्वत। चक्रवर्ती हम जो भरत आर्यखंड में रहते हैं, आर्यखंड के बाद में ये 5 मलेच्छ खंड में दिखाई दे रहे हैं। ये विजयार्ध पर्वत दिखाई दे रहा है। ये जो विजयार्ध पर्वत है, ये विजयार्ध पर्वत 25 योजन ऊंचाई वाला है। कितना इसका विस्तार है, 25 योजन। और एक सामने आप नाम लिखा हुआ देख रहे हैं इस मलेच्छ खंड में, वृषभाचल। ये नाम आप सबने सुना होगा। इसको वृषभाचल भी कहते हैं और वृषभगिरी भी कहते हैं। तो ये जो वृषभाचल पर्वत है, जितने भी इस भरत क्षेत्र में चक्रवर्ती होते हैं, वे सभी चक्रवर्ती इस वृषभाचल पर्वत पर अपना नाम लिखने के लिए जाते हैं। और ये जो वृषभाचल पर्वत है, इस पर्वत का विस्तार भी कोई छोटा मोटा हो ऐसा नहीं है। और आपने सुना होगा भरत चक्रवर्ती के बारे में कि उन्होंने किसी और का नाम मिटा करके अपना नाम लिखा था। तो कोई छोटी मोटी शिला हो ऐसा नहीं है। इसका जो विस्तार है 100 योजन ऊंची है, 100 योजन लंबी है, 100 योजन मोटाई वाली है। 100 योजन वाली ये जो पर्वत शिला है, इस पर चक्रवर्ती नाम लिख रहे हैं। मतलब हम विचार करें कि सबसे इस 6 खंड के अधिपति कौन होते हैं, कि चक्रवर्ती होते हैं। और वे चक्रवर्ती अपना नाम लिखने के लिए जिस स्थान पर जा रहे हैं, उसका विस्तार कितना, 100 योजन ऊंचाई वाला। और 1 योजन में कितना लेना है, यहाँ भी 6000 किलोमीटर। अब वो आप गुणा भाग कर लेना कि 100 योजन में कितने हजार किलोमीटर होंगे। और इतना बड़ा जो पर्वत है, उस पर्वत पर चक्रवर्ती को अपना नाम लिखने के लिए जाना है पड़ा, और वहां भी किसी और का नाम मिटा करके अपना नाम उन्हें लिखना पड़ा। तो इसका मतलब आज तक अनंत चक्रवर्ती हो चुके हैं। ये 6 खंड ना तो आज तक किसी के हुए हैं और ना कभी किसी के होंगे। और तो और ये 6 खंड की बात छोड़िए, हमें तो आज अपना छोटा सा मकान भी लगता है कि ये मेरा मकान है। लेकिन वास्तव में देखा जाए ना, तो जैसे आज भी जो जम्मू द्वीप है, पूरा का पूरा जम्मू द्वीप, इस जम्मू द्वीप का एक अधिपति है। उस जम्मू द्वीप का अधिपति कौन है आपको मालूम है? ये तो चक्रवर्ती तो केवल 6 खंड का स्वामी होता है। जम्मू द्वीप का, पूरे जम्मू द्वीप की बात कर रहा हूं मैं, उस पूरे जम्मू द्वीप का एक अधिपति है, वो बेंतर देव है। उसका नाम है अनाव्रत। अनाव्रत नाम का बेंतर देव संपूर्ण जम्मू द्वीप का आज अधिपति है। अब मैं बात करूं तो ये जो आर्यखंड है,
यहाँ से चक्रवर्ती विजय के लिए गए और 5 मलेच्छखंड, विजयार्थ पर्वत, यहाँ उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया। इस प्रकार से अभी संक्षेप में ही हमने भरत क्षेत्र को देखा। अब यदि हम उस पुराने वाले मैप पर आए जहां हम जम्बूद्वीप समझ रहे थे, तो इस जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र से जो दुगना विस्तार वाला है वो हिमवन पर्वत है। कौन सा पर्वत है? हिमवन पर्वत है। ये जो हिमवन पर्वत है, दुगना विस्तार जो मैंने आपसे कहा ना 526 योजन भरत क्षेत्र का था, उससे दुगना करेंगे तो 1052 योजन होगा लगभग। तो वो जो 1052 योजन है, वो 1052 योजन तो उसकी चौड़ाई है। क्या है? चौड़ाई। और ये जो पर्वत है हिमवन पर्वत, ये हिमवन पर्वत 100 योजन ऊंचाई वाला है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 100 योजन। अच्छा, ये जो पर्वत है ना, इनकी ऊंचाई अगर हमें याद रखनी हो, देखो जब इसका विस्तार याद रखना हो तब तो हमें क्या करना पड़ेगा? भरत क्षेत्र से दुगना लेंगे हम हिमवन पर्वत, हिमवन से दुगना लेंगे हम हेमवत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र से दुगना लेंगे महाहिमवन, तब तो हम ऐसा करेंगे। लेकिन जब हमें इनकी ऊंचाई याद रखना हो पर्वतों की, तो जो पर्वत है, कौन सा पर्वत? हिमवन पर्वत, इसकी ऊंचाई है 100 योजन। तो अगले पर्वत की महाहिमवन की इससे डबल होगी। बीच के क्षेत्र तो उसमें काउंट होंगे नहीं, तो महाहिमवन की कितनी ऊंचाई हो गई? 200 योजन। और महाहिमवन से जब हम आगे बढ़ेंगे निषद पर्वत पर, इसकी कितनी हो जाएगी? 400 योजन। आगे इसके इक्वल है तो उसकी चर्चा करने का भी अधिक समय नहीं है, तो हम समझ लेंगे सेम। ये जो हिमवन पर्वत है, अब इस हिमवन पर्वत पर भी एक बहुत बड़ा तालाब है। वो तालाब आज के समुद्रों के आगे बिल्कुल, मतलब समुद्र तो कुछ है ही नहीं। जो तालाब का यहाँ विस्तार है 10 योजन तो गहराई है उसकी, है ना, 1000 योजन, 500 योजन उसका लंबाई चौड़ाई है। तो ऐसा एक तालाब है, उस तालाब पर एक कमल है, वो कमल भी पृथ्वी का एक है। उस कमल पर ये जो 6 पर्वत है ना, इन 6 पर्वतों में एक एक तालाब है, एक एक कमल है। इनका विस्तार डबल डबल हुआ है। सब पर एक एक देवी निवास करती है। इधर श्री देवी, हिरी, धृति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी, इस प्रकार से 6 देवियां हैं। वो 6 देवियां इन कमलों पर निवास करती हैं। वहां जिनबिंब आदि भी हैं। अब यदि हम बात करें हिमवन पर्वत के बाद में हेमवत क्षेत्र की, तो जो हेमवत क्षेत्र है, यहाँ हेमवत क्षेत्र में जघन्य भूमि होती है। जैसे अभी मैंने आपसे शुरुआत में कहा था ना, 2.5 द्वीप के बाहर सर्वत्र कैसा है? जघन्य भूमि है। तो ऐसे ही इस हेमवत क्षेत्र में जघन्य भूमि होती है। जघन्य भूमि मतलब क्या स्वरूप होता है जघन्य भूमि का? कि जहां के जीवों की अवगाहना 2000 धनुष होती है। जहां के जीव जो भोजन करते हैं वो 1 दिन बाद भोजन करते हैं। इस प्रकार की जो बात है वो जघन्य भूमि के संदर्भ में होती है। यहाँ के जो जीव हैं, उन जीवों की जो आयु है वो आयु 1 पल्ले की होती है। तो इस प्रकार से यहाँ जघन्य भूमि होती है। इसके बाद में यदि हम थोड़ा सा आगे चलें, तो जो हिमवन पर्वत की बात कर ली मैंने, हेमवत क्षेत्र की बात हो गई। महाहिमवन पर्वत, इसकी बात मैंने आपके सामने करी ली, 400 योजन है और डबल डबल है। इसके बाद में है हरि क्षेत्र। हरि क्षेत्र में है मध्यम भूभूमि। हरि क्षेत्र में क्या है? मध्यम भूभूमि है। मध्यम भूभूमि की अगर हम बात करें, तो जो हमने जघन्य भूभूमि की बात की थी उससे डबल कर देंगे। यहाँ ऊंचाई 4000 धनुष हो जाएगी। यहाँ की आयु 2 पल्ले हो जाएगी। यहाँ के जीव 2 दिन के बाद में भोजन ग्रहण करते हैं। इससे थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे तो निषद पर्वत आएगा। इसका विस्तार मैंने आपको बतला दिया। और फिर हम बात करते हैं विदेश क्षेत्र की। ये विदेश क्षेत्र जो है, इसकी मैंने आपको 4 विभाजन बताए थे। एक देवकुरु और उत्तर कुरु नाम से 2 अलग अलग भूभूमियां हैं, और एक पूर्व विधेय, एक पश्चिम विधेय, इसको अपर विधेय भी कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर विदेश क्षेत्र का कर्म भूमि में 2 रूप से विभाजन किया गया है। अभी जो मैं बात कर रहा हूं आपसे भोग भूमि की, तो ये भोग भूमि उत्तम भोग भूमि है। इसको उत्तम भोग भूमि कहूं अथवा जो पहले काल का स्वरूप होता है वैसा समझें तो दोनों बराबर हैं। तो जो उत्तम भोग भूमि है, इस उत्तम भोग भूमि के जीवों की अवगाहना 6000 धनुष होती है। इस उत्तम भोग भूमि के जीव 3 दिन के बाद भोजन करते हैं, बहुत अल्प आहार लेते हैं। इस उत्तम भोग भूमि के जो जीव हैं, इन जीवों की जो आयु है वो आयु मनुष्य गति की अपेक्षा सबसे अधिक 3 पल्ले की आयु इस उत्तम भूभूमि की होती है, जो कि देवकुरु और उत्तर कुरु नाम से है। और जो मैंने अभी आपसे बात की थी जम्बू वृक्ष की, वो उत्तर कुरु भूभूमि में जम्बू वृक्ष है। और एक और वृक्ष है जिसका नाम है शालमली वृक्ष, और वो शालमली वृक्ष वो है देवकुरु भूभूमि में। जो जम्बू वृक्ष है, वो जम्बू वृक्ष भी अपने परिवार सहित है पूरा, मतलब उसके परिवार में 1,40,119 परिवार वृक्ष हैं। अपना पूरा परिवार के साथ में वो जम्बू वृक्ष वहां रहता है। बहुत बड़ा उसका विस्तार है। यदि हम यहाँ इसकी बात करें, कर्म भूमि की बात करें, जो कि हमारी चर्चा में कई बार आती रहती है बात कि साहब हम विदेश क्षेत्र से आज भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसका नाम जो विदेह है वो क्यों है? क्योंकि यहाँ से जीव निरंतर देह से रहित होते रहते हैं, इसलिए विदेह है। तो इस विदेह क्षेत्र में
32 नगरी हैं। कितनी नगरी हैं? 32 नगरी कह लें, 32 देश कह लें। तो यदि पूर्व की अपेक्षा बात करूं तो पूर्व में ये सीता नाम की नदी बह रही है। ये आप देख रहे हैं सीता नाम की नदी बह रही है। इस सीता नाम की नदी बिल्कुल सेंटर में है। इसने इस विदेश क्षेत्र के दो विभाजन कर दिए, एक ये हिस्सा। तो ये सीता नाम की नदी ने इसके दो विभाजन कर दिए। फिर उसके बाद में यहाँ 4 पर्वत हैं। तो इस प्रकार से दो विभाजन के बाद 4, जब पर्वतों ने विभाजन किया तो 4 क्षेत्र, 8 यहाँ हो गए, 8 यहाँ हो गए देश, और ऐसे ही 8 और 8, तो इस प्रकार से 32 देश या 32 नगरी इस विदेश क्षेत्र में हो जाती हैं। आपने सुना होगा पूरा विदेह में हे जिनवर हैं आज आप भी विद्यमान। कौन से तीर्थंकर है वो? सीमंदर भगवान। तो सीमंदर भगवान पूर्व विदेह के पुंडरीक नामनी नगर में आज भी विराजमान है। एक मेरु संबंधी 4 तीर्थंकर सदैव विदेश क्षेत्र में विराजमान रहते हैं। तो हमारा जो जम्मू द्वीप में सुदर्शन मेरु है, इस सुदर्शन मेरु 4 तीर्थंकर, एक तीर्थंकर यहाँ, एक इन 8 नगरियों में से, एक इन 8 नगरियों में से एक स्थान पर, और ऐसी इन 8 नगरियों में से एक स्थान पर। इस प्रकार से ये 4 तीर्थंकर सदैव विराजमान रहते ही हैं। और जब उत्कृष्ट की बात आती है कि 32 तीर्थंकर जम्मू द्वीप संबंधी विदेह में हो सकते हैं, तो सभी देशों में ये तीर्थंकर हो सकते हैं। कुछ लोगों को लग रहा होगा ये अच्छा है, विदेश क्षेत्र में दोनों सुविधाएं मिल गई, भोग भूमि भी है और कर्म भूमि भी है। किसी को मन नहीं लगता हो, कोई आलसी हो, तो वो भोग भूमि में जाकर के भी जीवन यापन कर सकता होगा। लेकिन वो कर्म भूमि का मनुष्य, ये जो एक स्थान है ना, इधर एक देश है और दूसरा देश है, तो इस एक देश से इस दूसरे देश में भी नहीं जा सकता। तो जब एक देश से दूसरे देश में भी नहीं जा सकता, तो ये तो भोग भूमि का क्षेत्र और कर्म भूमि का क्षेत्र एकदम अलग अलग है। तो यहाँ परस्पर में गमनागमन नहीं होता है। जो जिस देश में है वो उसी देश में रहता है। इस प्रकार से ये मैंने विदेश क्षेत्र की चर्चा की। ऊपर की जो चर्चा है, शेष चर्चा, वो शेष चर्चा बिल्कुल सेम है, पूरी रिपीट नहीं करूंगा। जैसे बात करूं मैं, अभी हमने जो भरत क्षेत्र के बारे में देखा था, वो भरत क्षेत्र का जो कुछ अभी यहाँ जो चल रहा है, जैसे काल परिवर्तन होता है, तो यहाँ तो मैंने आपसे कहा कि जो हेमवत क्षेत्र है, यहाँ हमेशा तीसरा काल रहता है। यहाँ हरि क्षेत्र में सदैव दूसरा काल रहता है। उधर भोग भूमि में सदैव पहला काल रहता है। और जो विदेश क्षेत्र में कर्म भूमि है, उस कर्म भूमि में आपने सामान्य कथन सुना होगा, चौथा काल रहता है। इसमें विशेष इतना है, चौथे काल के आदि की समान व्यवस्था रहती है, क्योंकि चौथे काल की अवगाहना शुरू से लेकर के अंत तक में बहुत परिवर्तन आ जाता है, आयु में परिवर्तन आ जाता है। इसलिए चौथे काल की जो आदि की व्यवस्था है, वो आदि की व्यवस्था विदेश क्षेत्र में रहती है। तो जो काल परिवर्तन होता है, वो काल परिवर्तन केवल और केवल आर्यखंड में होता है। किसके आर्यखंड में? भरत के और ऐरावत के। जो 6 कालों में परिवर्तन है, उन 6 कालों में परिवर्तन केवल और केवल भरत और ऐरावत के आर्यखंड में होता है। इसके अतिरिक्त कहीं भी नहीं होता है। आप कहेंगे ये भरत क्षेत्र में 5 मलेच्छ खंड भी हैं, विजयार्ध पर्वत भी है, क्या यहाँ काल परिवर्तन नहीं होता? यहाँ चौथा काल रहता है। कौन सा काल रहता है? चौथा। तो यहाँ से मोक्ष हो जाएगा। यहाँ से तो मोक्ष होने की बात है ही नहीं, इसलिए इसका नाम ही मलेच्छ खंड है। अब चौथा काल भी रहता है, तो कैसे रहता है? तो चौथे काल की आदि से लेकर के अंत तक इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। आर्यखंड के सापेक्ष चौथे काल की आदि से लेकर अंत तक इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो जैसा मैंने काल विभाजन भरत क्षेत्र के बारे में बताया, ऐसा ही काल विभाजन ऐरावत क्षेत्र के बारे में हमें समझ लेना चाहिए। तो ऐरावत क्षेत्र की रचना पूरी हुई। दूसरा जो यहाँ पर पर्वत है, हिमवन पर्वत, तो इसका जो विस्तार आदि की हमने चर्चा की, वो ही चर्चा शिखरी पर्वत की हो जाएगी, क्योंकि दोनों सेम है। ऐसी अगर हम बात करें हेमवत क्षेत्र की, यहाँ जगन्य भूमि है आदि आदि, तो ऐसी जो चर्चा रहेगी, वो चर्चा किसकी हो जाएगी? ऊपर से जो हिरण्यवत क्षेत्र है, उस हिरण्यवत की क्षेत्र की हो जाएगी। महाहिमवन जो पर्वत है, वो रुक्मी पर्वत और महाहिमवन पर्वत दोनों सेम रहेंगे। इधर हरि क्षेत्र और उधर रम्य क्षेत्र। हरि क्षेत्र में मध्य भूमि है, मध्यम भूमि है, रम्य क्षेत्र में भी मध्यम भूमि है। तो जो कुछ हमने इसके बारे में समझा था, वो कुछ उसके बारे में सब कुछ सेम रहेगा। विदेश क्षेत्र की चर्चा हम कर ही चुके हैं। इस प्रकार से अभी मैंने संक्षेप में जम्मू द्वीप चर्चा संबंधी चर्चा आपके सामने रखी। ओम नमः सिद्धेभ्यः।